हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में 2006 का क्वेश्चन किया था। अब ये 2005 का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और ये 2005 से ही बेसिकली आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो रहा है। उसके पहले आईआईटीज़ अलग अलग अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, बट आईआईटी जैम कंडक्टेड फर्स्ट एग्ज़ाम जो आईआईटी जैम का हुआ था वो 2005 में हुआ था। सो इन ए वे दिस इज द लास्ट पेपर आई एम डूइंग, राइट। 2023 से पीछे आते आते 2005 तक हम लोग पहुँच गए। दिस इज द लास्ट पेपर विच आई एम डूइंग बिफोर दिस आईआईटी जैम 2024। उसका 24 का पेपर आएगा, वो करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा प्लेलिस्ट बन गया है। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी आईआईटी जैम में आए हैं फिजिक्स में, सारा ही क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस आईआईटी जैम 2005 पेपर, ठीक है। तो एक बढ़िया प्लेलिस्ट बन गया। आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे सालों साल तक, है ना, ये हेल्पफुल रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है। A solid sphere of mass m and radius a is rolling with linear speed v on the flat surface without slipping. The magnitude of angular momentum of the sphere with respect to the point along the path of the sphere on the surface is. देखिए क्या बोल रहा है। आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये सरफेस है, राइट। दिस इज द सरफेस और ये सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, मतलब VCM इज V, सो ओमेगा विल बी V अपॉन R, बिकॉज रोलिंग में कंडीशन होता है ना VCM इज ओमेगा R, तो VCM इज V, सो ओमेगा विल बी V बाई R, रोल कर रहा है। और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द स्फीयर। कोई पॉइंट ले लो पाथ पे, लेट्स टेक ए पॉइंट P हियर एंड वी वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट दैट पॉइंट P। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट दैट पॉइंट P, इस पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका निकालना है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है? L equals to R cross MVCM, which is angular momentum of translation, plus ICM omega, ठीक है। फिर ICM is the moment of inertia about center of mass, moment of inertia about center of mass। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तुमको, जिस R वेक्टर क्या है, R is a vector from the point about which angular momentum is to be found to the center of mass. Point about which angular momentum is to be found to the center of mass, ये R vector है। This is your, let's take it this color. So this is your R vector, R vector, and this is VCM, VCM is V basically, VCM is V, ठीक है। तो R क्रॉस MVCM क्या होगा? आप R क्रॉस MVCM का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो, अरे यार, ये VCM है which is V and you have omega which is V by R। तो R क्रॉस MVCM का अगर डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करो, जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करो। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और इनके टेल्स को ज्वाइन कर दो। टेल्स ज्वाइन कर दिया यहां पे। अब आर के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर्स रखो और VCM की तरफ कर्ल करो। आर की तरफ फिंगर्स रखो, आर की तरफ फिंगर्स रख दिया, ऐसे ऐसे मत रख देना क्योंकि ऐसे मोड़ नहीं पाओगे। ईश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे मोड़ो, ठीक है। तो ऐसा रखो कि आप दूसरा वेक्टर की तरफ कर्ल कर पाओ। ऐसे ले लो और VCM की तरफ कर्ल करो, ठीक है। आर क्रॉस VCM, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, R इंटू MVCM इंटू साइन थीटा और इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, राइट। R क्रॉस MVCM इनवर्ड डायरेक्शन, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो R साइन थीटा क्या हो जाएगा, इफ आई take this radius as a, so r sin theta will be
r sin theta will be a. So it is mvcm a in inward direction, ठीक. और I ओमेगा इज दिस, तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो रोटेशन का डायरेक्शन उसका कर्ल कीजिए, थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. So I omega is also inward, so they are lying in same direction. ICM is what? We know this, right? VCM is, so net linear momentum, both r cross MVCM as well as I omega, both are in inward direction. So there, I'll just add their magnitude and I'll get the magnitude of L. So MVA plus small m है तो small m ही कर लो. MVA, VCM is V plus 2 by 5 V by A. So A will cancel out. So this will be 7 by 5 MVA, right? So B is going to be the answer. B is going to be the answer. Answer हो जाएगा B. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन देखो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज डायमैग्नेटिक. देखो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है और नेगेटिव होता है. बाकी दोनों का पॉजिटिव, बल्कि डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होगा और वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है. हमको अभी एक्सप्रेशन याद नहीं आ रहा है, गूगल करके देख लेना, बट वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता और नेगेटिव होता है. ठीक है, सो नेगेटिव एंड इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देख लेना भाई. ठीक है, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसा कुछ भी डेरिवेशन तो ऑफकोर्स किया जा सकता है ससेप्टिबिलिटी का, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी साथ ही देख लो, है ना. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज गिवन बाय 5/2R. इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज CP or CV. One can conclude that molecule of the gas is, देखो CP है या CV है नहीं दिया हुआ है, तो पहली बात तो ये मोनोटॉमिक भी हो सकता है. मोनोटॉमिक में डिग्री, जो CV क्या होता है, CV इज FR/2 वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो मोनोटॉमिक में क्या होता है, मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, y डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, z डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, एंड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव 1/2 kT असाइन टू इट. तो मोलर स्पेसिफिक बोलोगे तो मोल भी गुना हो जाएगा, तो 1/2 kT इंटू एवोगाड्रो नंबर विल बी 1/2 RT. ठीक है, सो 1/2 R बेसिकली, राइट. 1/2 RT एनर्जी हो गया, और स्पेसिफिक तो पर यूनिट टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो R/2 हो जाता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 होगा तो ये CV हो जाएगा मोनोटॉमिक का 3/2R. अब CP क्या हो जाएगा, CP इज CV प्लस R, सो दिस विल बी 5/2R. तो ये जो 5/2R है वो मोनोटॉमिक का CP हो सकता है. दिस कैन बी CP ऑफ मोनोटॉमिक गैस, but it can be CV of diatomic also, because diatomic में क्या है, diatomic में you have 3 translational degree of freedom. Diatomic में you have 3 translational degree of freedom, 2 rotational degree of freedom. 2 rotational इसलिए आता है कि जैसे ये ऐसे हो गया ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, because the atoms are regarded as point particles, so we don't have moment of inertia about this. तो इसके अबाउट कोई रोटेशन हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, रोटेशनल के ही कंसिडर नहीं कर सकते हैं. सो यू हैव ओनली 2 रोटेशनल के, वन along this axis, अदर along this axis. ठीक है, सो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, F कितना हो गया, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. और इफ आई डोंट इंक्लूड वाइब्रेशन, अगर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है तो देयर वोंट बी एनी वाइब्रेशन. या आपका रिजिड रोटेटर जो लिख रखा है, रिजिड डायटोमिक मतलब यू डोंट हैव टू कंसिडर द वाइब्रेशनल पार्ट.
वाइब्रेशन वाला केस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको रिजिड डायटोमिक बोल दिया, ठीक है। तो वाइब्रेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेंगे। तो अगर इफ आई डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, then F will be 5, and in that case for diatomic CV is going to be 5R/2. So this 5R/2, unless it is specified कि CV है CP है, so the gas can be monatomic. In that case this will be the CP of that monatomic gas, or it can be diatomic. In that case 5/2 will be the CV of diatomic. तो ये मोनोटॉमिक हो सकता है या रिजिड डायटोमिक हो सकता है। रिजिड मतलब वाइब्रेशन वाला केस नहीं लेना है आपको। वाइब्रेशन वाला केस लेंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो जाएगा, पी एंड के ई, तो एफ बिकम 7, राइट। या ठीक, सो फाइन 7 और 6, ओके ठीक है। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज एब्सोल्यूट जीरो एट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सी वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऐसे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए सारा जीरो हो जाता है, but if solid is not crystalline, in that case you may have a non-zero entropy at absolute zero Kelvin पे you may have non-zero entropy also, but crystalline solid they all go to zero, ठीक है। तो zero for all material मत लिखो, zero for some material and non-zero for those, ठीक है। C would be correct answer, C would be correct answer, okay। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लैंपर सर्किट है, क्लैंपर सर्किट है, 2 एप्लीकेशन है डायोड का, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स। तो क्लैंपर सर्किट है। क्या बोल रहा है, कह रहा है सर्किट एंड ए सिग्नल अप्लाइड टू इट्स इनपुट टर्मिनल्स as shown in figure as shown below, which one of the following option correctly describe the output waveform। पर यह तो समझे एक चीज कि ये जो इनपुट दे रखा है ना, ये पूरा वेव ट्रेन होता है। It's not just like this, this continuous wave। origin डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे एक्चुअली होता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, goes on, like this, continuous है, ठीक है। अब इस तरह के सर्किट का एनालिसिस आप उस हाफ साइकिल से शुरू करो जिस हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो, बात मानो, ठीक है। उस साइकिल से करो। कोई देखो वेव ट्रेन का शुरुआत एंड नहीं होता है, तो हमारे ऊपर है ना कि इसको हम कहाँ पे ऑरिजिन ले लें, ठीक है। तो गुड एडवाइस, आप इस सर्किट का शुरुआत, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि कैपेसिटर का चार्जिंग जो है ना वो हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं तो कितना चार्ज होगा वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियली उस पर कितना चार्ज था। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये मान लो वोल्टेज ई है, ठीक है, सपोज 10 वोल्ट है, यह स्विच है। अब अगर स्विच क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा एंड इट विल नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट ऑफ कैपेसिटर। अगर इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस मान लो 4 वोल्ट है तब भी वो 10 वोल्ट तक चार्ज होगा, मतलब C इंटू 10 वोल्ट हो जाएगा। और अगर अनचार्ज होगा तब भी वो 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा।
मतलब चार्जिंग के केस में कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा, क्या वोल्टेज बनेगा लास्ट इन स्टेडी स्टेट, वो उसके हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता पीछे क्या था, लेकिन डिस्चार्जिंग जरूर हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। डिस्चार्जिंग डज डिपेंड कि इसमें क्या चार्ज था शुरू में। डिस्चार्जिंग वाला सर्किट जो है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का कितना टाइम लगेगा, क्या डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना पहले से था। तो इसीलिए हम कर रहे हैं डायोड जब जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो उस साइकिल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उस साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक, तो डायोड देखो फॉरवर्ड बायस किस साइकिल में होगा, नेगेटिव साइकिल में होगा। जब VI नेगेटिव होगा -2 वोल्ट होगा। यहां से शुरू करो, ठीक है, हमें निकालना है इसका। ठीक है, एक साइकिल पहले शुरू करो। जब VI -2 वोल्ट होगा तो कुछ इस टाइप से लिख देंगे हम लोग, 2 वोल्ट -2 वोल्ट, उलट के बैटरी लगा दो। अब क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा, और हम लोग आइडियल डायोड मान के चलते हैं, डायोड टू बी आइडियल, ऑल द डिवाइसेस टू बी आइडियल, कोई ड्रॉप नहीं होगा, एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो द कैपेसिटर विल गेट चार्ज इमीडिएटली। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो कैपेसिटर विल गेट इंस्टेंटेनियसली चार्ज टू हाउ मच, 2 वोल्ट। कैपेसिटर विल गेट इंस्टेंटेनियसली चार्ज टू 2 वोल्ट। तो इस साइकिल में क्या हो गया, 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अब आ जाइए इस साइकिल पे जिसके लिए आउटपुट निकालना है आपको। अब ये क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, बैटरी पलट गया, 2 वोल्ट हो गया, लेकिन कैपेसिटर इमीडिएटली डिस्चार्ज नहीं होगा। ये आपका डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये आपका देखो क्या आ गया, 2 वोल्ट आ गया। ठीक, 2 वोल्ट आ गया। अब क्या होगा, जब 2 वोल्ट आएगा तो ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट यहाँ पे कितना, अच्छा इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। भाई पी साइड में कम वोल्टेज है, वो पोटेंशियल है, एन साइड में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस हो गया तो कोई सर्किट भी कंप्लीट नहीं किया, तो कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये रिवर्स बायस तो ओपन सर्किट हो गया, दैट बिकम्स ओपन सर्किट, सो द डिस्चार्जिंग सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ना, बिकॉज दिस डायोड बिकम्स रिवर्स बायस इन दिस केस। और उस केस में वी आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 वोल्ट यहां से और 2 वोल्ट यहां, 4 वोल्ट। ठीक है, तो 4 वोल्ट आपका आउटपुट आ जाएगा इस केस में। ये आ गया 4 वोल्ट। ठीक, अब फिर पलटी मारा, ये पलटी मारा, ठीक है, पलटना वर्ड थोड़ा सा फेमस हो गया है। ये 2 वोल्ट उलट गया ना, पलट गया। अब पलट गया तो क्या होगा, चार्ज तो है ही, 2 वोल्ट तक चार्ज है ही, तो कुछ कर नहीं पाएगा। बट उसके से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे, आगे जाएंगे तो +2, -2 + 2 0। तो ये आपका इस साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर पलटेगा तो 4 वोल्ट हो जाएगा, फिर पलटेगा तो 0 हो जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, सो 4 वोल्ट T/2 T/2 जो भी ले लो, ये आ जाएगा 4040। चेक करने का एक तरीका है कि स्विंग जो है ना, स्विंग वोल्टेज स्विंग, वोल्टेज स्विंग क्या है, -2 से +2, अमाउंट ऑफ स्विंग इज 2 -2, 4 वोल्ट का स्विंग है, -2 से +2। तो द अमाउंट ऑफ स्विंग इन द इनपुट वोल्टेज सेम एज द अमाउंट ऑफ स्विंग इन द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट 0 से 4 गया, अभी भी स्विंग 4 है, पहले -2 से +2 था, इसमें स्विंग 4 था। तो अमाउंट ऑफ स्विंग डज नॉट चेंज, राइट, ओके। ठीक है, सो 0 4 0 4, देखो कौन सा है भैया, सी है ना, सी इज करेक्ट। C is correct answer. C is going to be the correct answer. ठीक है, ओके, आगे चलें। देखो क्या बोल रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन देखिए। Consider a beam of light of wavelength lambda incident on system of polarizer and analyzer. The analyzer is oriented at 45 degree with the polarizer. Analyzer का जो
पास एक्सिस है वो पोलराइजर के पास एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। When the optical component is introduced between them, output intensity becomes 0. Light is incident normally on all component. Optical component is, भाई देखो एनालाइजर आपका जो था, पोलराइजर जो है, मान लो ये पोलराइजर का पास एक्सिस है P, एनालाइजर का पास एक्सिस ये हो गया, ठीक, 45 डिग्री एंगल है। पहले क्या हो रहा था, ये आपका पोलराइजर है और ये आपका एनालाइजर है, पास एक्सिस इधर ड्रा कर दिया, पोलराइजर है एनालाइजर है। अब अनपोलराइज लाइट फॉल किया तो क्या होगा, अनपोलराइज लाइट जब फॉल करेगा, कौन सा लाइट फॉल कर, लाइट इज नॉर्मल, लाइट मतलब बीम ऑफ लाइट, कुछ नहीं दिया था, अनपोलराइज ही मान के चलेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज हो जाएगा, प्लेन पोलराइज with the field vibration making parallel with the field vibration parallel to the path axis of polarizer. When unpolarized light falls on the polarizer, the emergent light will be plane polarized with all the field vibration parallel to the path axis of polarizer. Now, when this plane polarized light falls on the analyzer, the path axis of analyzer is at an angle of theta with respect to the field vibration. जब ये प्लेन पोलराइज लाइट फॉल करेगा एनालाइजर पे, तो एनालाइजर पे फॉल करते समय जो फील्ड वाइब्रेशन होगा वो एनालाइजर के पास से थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर ये आई नॉट है तो ये आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ला यूज कर लेंगे तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इसके बीच में हमें कोई ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट डाल दिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि जो पोलराइजर से पास किया तो फील्ड वाइब्रेशन इधर हो रहा था, ठीक है, और ऑफ कोर्स एनालाइजर पे जाएगा तो आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, आधा खा जाएगा पोलराइजर, ठीक है, आधा बचेगा, जो पैरेलल वाला अलाउ करता है, परपेंडिकुलर खा जाता है, ठीक है, तो खा जाता है, एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्ट किया, जो भी किया, ठीक है, जैसे भी खा रहा हो, तो आई नॉट बाई 2 और यहाँ से माइनस लगाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई थीटा इज 45। अब कह रहा है एक ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट डाले तो इंटेंसिटी यहां से 0 हो गया। कैसे 0 होगा, ये 0 तभी होगा जब फील्ड वाइब्रेशन जो पीस पोलराइजर से पास करके लाइट है उसका फील्ड वाइब्रेशन तो पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर के पैरेलल हो गया। अब ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट से पास होने पे, ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट से पास होने के बाद जो एनालाइजर पे फॉल कर रहा है तो एनालाइजर के बाद 0 इंटेंसिटी आ रहा है। ये तभी हो सकता है जब वो ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट इस फील्ड वाइब्रेशन के डायरेक्शन को एनालाइजर के पास एक्सिस के पैरेलल कर देगा, मतलब इसका फील्ड वाइब्रेशन का एंगल को 45 से 90 कर देगा, ठीक है, या 45 से 135 कर देगा। मतलब if the intensity will get 0 only when this optical component which you have introduced will rotate the field vibration by an angle of 45, making it perpendicular to the path axis of analyzer. In that case, the intensity will be 0. And there is only one optical component which is capable of rotating the field vibration. And what is that? That is half wave plate. Half wave plate ही ऑप्टिकल कंपोनेंट है जो फील्ड वाइब्रेशन को रोटेट कर देता है। प्लेन पोलराइज लाइट ही रहेगा, लेकिन फील्ड वाइब्रेशन का डायरेक्शन थीटा से पाई माइनस थीटा पे चला जाता है, मतलब पाई माइनस 2 थीटा का रोटेशन काउज करता है। सो फुल वेव प्लेट डजंट डू एनीथिंग, क्वार्टर वेव प्लेट नहीं करता है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट का फील्ड वाइब्रेशन नहीं रोटेट और नहीं, ये हो जाएगा हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द फील्ड वाइब्रेशन फ्रॉम थीटा विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल सेक्शन टू पाई माइनस थीटा विथ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। ओके गुड, 7वां देखिए। गुड, 7वां क्वेश्चन देखो। आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। 2005 तक हम लोग का टारगेट था, सो वी आर रीचिंग द एंड। 8 क्वेश्चन, 6, 9, 6, 15, 9 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। चलो लास्ट में याद थकता है, साइकोलॉजिकल होता है ये आदमी का, लास्ट जब मैराथन के एंड में आएंगे तो बहुत थकेगा। ओके सो ठीक है,
A small loop of wire of area A equal to 0.01 meters square, N equal to 40 turns, resistance equal to 20 ohm, is initially kept in magnetic field in such a way that field is normal to the plane of the loop. When it is pulled out of the magnetic field, the total charge of Q equals to 2 into 10 to the power minus 5 coulomb flows through it. The magnitude of B is, देखो क्या बोल रहा है, एक लूप है, ये अभी ना मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इस लूप को तुमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला आता है? ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। चलो मैग्नीट्यूड कर ले, मैग्नीट्यूड वाइज कर ले हम लोग, ठीक है। अब फाई में कितना चेंज आया? एंड आई विल बी व्हाट? ई बाई आर, सो 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी, right? So if I take this I dt on this side, it will be 1 by r d phi and integrate it. So that is the charge which has passed through the loop. I dt integral will be the total charge which has flown into the loop, and this is the flux, change in flux upon r, right? तो change in flux क्या हो जाएगा? Change in flux is when you take it outside, flux is 0, right? और माइनस साइन भी रिटेन कर लो, कोई नहीं, आप माइनस साइन रिटेन करके चलो, कोई बात नहीं, माइनस साइन लेते हुए चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5. So that will be the flux in final flux minus initial flux upon r. And with minus sign, you have initial flux minus final flux upon R. And initial flux is what? B into area. B into area, NBA. N into B into area. Number of turns. B into area तो एक turn के about हो गया. N turns के about here. Final flux 0 R. So in a way, your B is, let's take everything on this side, QR upon NA. So charge which has flown, total charge which has flown is 2 into 10 to the power minus 5, and resistance, what is resistance? Resistance नहीं दिया गया, 20, and N is 40 tons and area is 0.01. तो 3, ठीक. So 20 दूनी 40, 2 कट गया. So what do you have? 10 to the power minus 3 coulomb. Sorry, 10 to the power minus 3 Tesla. A answer. 10 to the power minus 3 Tesla. That will be the magnetic field, magnitude of magnetic field. ठीक है? That will be the magnetic field. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. Me mass of electron, mass of proton, mass of H. Me, Mp, Mh are the rest mass of electron, proton and hydrogen atom in the ground state, which has got energy of minus 13.6, ठीक, respectively. Which are following is exactly true. See, energy is minus 13.6 means binding energy is 13.6. बाइंडिंग एनर्जी आप याद करो, हमने सेंट्रल फोर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू नीड टू डीअसेंबल द एच एटम. सो ई इज minus 13.6 मीन्स यू नीड 13.6 volt of energy, 13.6 electron volt of energy to deassemble H atom. So binding energy is minus of E, and that is 13.6. And what is binding energy?
बाइंडिंग एनर्जी रेस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब रेस्ट मास ऑफ P and E माइनस रेस्ट मास ऑफ मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H atom, right? So binding energy which we have is rest mass of electron and proton reactant side and rest mass of product. Product is H. So that is MP plus ME minus rest mass energy, of course, rest mass energy into MH into C square. That's mass. It's also called mass defect. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा MH, ये 13.6 बाई C स्क्वायर कर लो, MP प्लस ME माइनस MH, और MH इज नथिंग बट MP प्लस ME माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई C स्क्वायर और 13.6 बाई C स्क्वायर, ये आ जाएगा। थोड़ा सा फाइनल जो स्पीसीज बनेगा उसका मास इनसे कम होता है, जितना कम होता है उतना इंटू C स्क्वायर बाइंडिंग एनर्जी होता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। वही जितना एनर्जी रिलीज होता है ना वही बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है, उतना ही एनर्जी फिर देना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर है जी, बी आया। मतलब इधर रिएक्टेंट साइड का जो मास होगा ना वो ज़्यादा होगा प्रोडक्ट साइड से, जितना मास डिफेक्ट हुआ वही एनर्जी बन के उड़ जाता है, ठीक है। और वही एनर्जी दोगे तब जाके वो डीअसेंबल होगा, तो उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है सेंट्रल फोर्स में, पढ़ना चैप्टर, ठीक है। तो पूरा 1-1.5 घंटा में मैंने बाउंडेड सिस्टम ही पढ़ाया है थ्योरी। देखो सब इंटरेस्टिंग होता है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, 9वां 10वां एक ही बार कर लेंगे। क्या बोल रहा है, द ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ही पुट्स एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्मूथ फ्रिक्शनलेस फ्लोर ऑफ द प्लेटफॉर्म अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू हिम लेट द टाइम एट दिस इंस्टेंट बी t equal to 0 in the platform, in the frame of platform the object will remain at rest for all time t greater than 0, accelerate purely in radial डायरेक्शन आउटवर्ड फॉर t greater than 0, एक्सेलरेट प्योरली इन। चलो देखते हैं पहले, लेट्स डू इट। ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये आपका डिस्क है और डिस्क मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। आपने क्या किया, यू जस्ट कीप ए बॉडी जेंटली विथ 0 वेलोसिटी। तो t equal to 0 पे if I have the observer in the frame of disk which is rotating, so this is observer in rotating frame. So in the rotating frame you just put a coin, क्या put किया, object, and suppose the velocity of that object is 0 in the rotating frame. So see, you have two forces acting. One is Coriolis force which is 2m omega cross v, and other is centrifugal force. So centrifugal force does not depend on velocity, but Coriolis force depends on velocity. Initially you don't have any velocity in the object, so Coriolis force will not act, but your centrifugal force will act. और centrifugal force किधर act करेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसको निकालोगे ना तो रेडियली आउटवर्ड ही आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो at t equal to 0 you have the centrifugal force acting radially outward direction, as a result of which ये क्या होगा, it will gain velocity, and as it gains velocity the Coriolis force will also start acting, right? So initially acceleration outward direction में होगा, लेकिन जैसे ही accelerate करेगा velocity will come into picture, and then you will have Coriolis force also acting on it। और जब Coriolis force act करेगा तो नेट एक्सेलरेशन भी चेंज कर जाएगा, फिर रेडियली आउटवर्ड से, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा बल्कि ये और ये दोनों मिल के एक्ट करेंगे एंड द एक्सेलरेशन विल चेंज देयर आफ्टर।
So initially it will accelerate in radially outward direction at t equal to 0. But thereafter, as it gains velocity, since Coriolis force also start acting, and of course Coriolis force will not be in direction of in radially outward, it will be some in some different direction. Initially मान लो इधर velocity gain करता है और ओमेगा आपका इनवर्ड है, ठीक, तो ओमेगा क्रॉस वी क्या हो जाएगा, ओमेगा की डायरेक्शन फिंगर से किया, वी की डायरेक्शन कल के थंब इधर डाउनवर्ड जा रहा है, माइनस साइन है, एफ कोरियोलिस अपवर्ड होगा, तो क्या होगा, ये जैसे इधर जाएगा इधर की तरफ डिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है, उसका फिर एक्सेलरेशन उसका चेंज करेगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्सेलरेट रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट t equal to 0, yes, at t equal to 0 you don't have Coriolis force, so you have centrifugal force, it will accelerate in radially outward direction. However, the direction of acceleration changes for t greater than 0. Why? Because it gains velocity. As it accelerates, it gains velocity, and because of that velocity you have Coriolis force also coming into picture. So that will change the acceleration, direction of acceleration. ठीक, D will be the answer. 10वां क्वेश्चन देखो, which are following incorrect for this matrix? Eigenvalues कैसे निकलता है, m minus lambda I equal to 0, so you have minus lambda 1 1 minus lambda, so lambda square minus 1 is 0, so lambda is plus minus 1, so this is correct, and every matrix satisfies its characteristic equation. So if I multiply by m inverse on the whole equation, this will be m minus m inverse equal to 0, so m inverse is m, so this is also correct, and this is symmetric, so it is m transpose is m, क्योंकि symmetric है, m transpose will be m. ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हो, ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए देखिए, दिस शुड बी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, दिस शुड बी नॉर्मल, ये देखो, a matrix is said to be orthogonal if all the columns are unit vectors, so it is 0 comma 1, the 0 0 1 is a vector, it's a vector like this, it's x y, so in a, if all the columns are a matrix is said to be orthogonal if columns are orthonormal. Matrix is said to be orthogonal if columns are orthonormal. Orthonormal means two things. The columns are all unit vectors and they are perpendicular to each other. Columns are all unit vectors and their dot product should be 0. So 0 1 is what? 0 1 is this vector and 1 0 is this vector, and they are perpendicular to each other. If I take dot product, this is x1 y1 x2 y2, so their dot product will be x1 x2 y1 y2. So x1 x2 0, y1 y2 0. So their dot product should be 0. So means they are unit vectors and they should be perpendicular to each other. Means in nutshell, a matrix is said to be orthogonal if their column vectors are orthonormal. Orthonormal means two things, orthogonality and normality. Orthogonality means they should be mutually perpendicular to each other. यहाँ पे तो दो ही है तो they will be perpendicular to each other. तीन चार होंगे तो they will be mutually perpendicular to each other. Means you pick any two column, take the dot product, it should give you 0. And second thing, they should be normalized. Means they should be unit vectors. They are unit vectors. Unit vector का कैसे केस बनता है? x1 y1. So x1 square plus y1 square should add to 1. Right? That's unit vector. Okay. So we are finding that is orthogonal. क्योंकि normalized भी है दोनों कॉलम और दोनों का डॉट पर 0 भी हो रहा है. So this is orthogonal. So non-orthogonal is incorrect. So this is incorrect. So that is your answer. Incorrect ही पूछ रहा है तुमसे. Incorrect ही पूछ रहा है तो यही आंसर बन जाएगा. ऑर्थोगोनैलिटी थोड़ा और डिटेल में आपको समझने की जरूरत है. ठीक है, you must understand in more detail. Now we are just 5 questions left to complete our project. So we have question number 11. What it says, the combination of two thin convex lens of equal focal length is separated along the optic axis by distance of 20 cm between them.
the combination behaves as a lens system of infinite focal length. अच्छा ठीक है, okay. If the object is kept at 10 centimeter from the first lens, its image will be formed on the other side at a distance x from the second lens. What is the value of x? डायग्राम ड्रॉ कीजिए. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक. इसका फोकल लेंथ f है, दोनों का सेम फोकल लेंथ है, और इसका ही फोकल लेंथ f है, और डिस्टेंस d है. d का वैल्यू दे रखा है, d इज 20 सेंटीमीटर. आज दोनों मिलके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ. तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला है मार्केट में, क्या है? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2. So f1f2 is equal, so I write 1/f minus d/f square, and this is what? This is capital F is infinity, so this is 0. That means this is 2/f minus d/f square is 0, or you can say f square minus ft is 0. No, sorry. So that is f is d/2, which is 10 centimeter. So f is 10 centimeter. f is 10 centimeter. Yes, f is 10 centimeter. So f is 10 centimeter. Okay, अब क्या बोल रहा है? An object is kept at a distance of 10 centimeter. यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इसके फोकल पॉइंट पे है. ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे होगा तो पहले लेंस की वजह से इसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा. द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना. फॉर फर्स्ट लेंस L1 का बात करते हैं हम लोग, दिस इज L1, दिस इज L2. तो L1 के केस में आपका U क्या है? U इज एट फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर. सो फाइंड भी कर सकते हो, और ऐसे भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा. बाकी आप निकाल भी सकते हो. F is 10 centimeter. So you can find out also 1 minus U by 1 minus V is 1/f. So 1 by U and F is same, so this will cancel out. Sorry, not cancel out. Sorry, this is 1 by U minus, sorry, 1 by V minus 1 by U. 1 by V minus 1 by U is 1 by F. 1 by V and 1 by minus 10, and this is 1 by 10. So this will all cancel out. So 1 by V is 0, so V is infinity. ये हम लोग को पता भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे होगा कॉन्वेक्स लेंस का तो इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगा. इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगा. एंड इमेज फाउंड बाय L1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L2. इमेज फाउंड बाय L1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L2. चूंकि इमेज आगे फॉर्म हो रहा है तो एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है L2 के लिए. एंड फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सिंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि ये जैसे ही लाइट जो है ना यहाँ से ऐसे पास होगा ना, तो ये मतलब जाएगा तो ऐसे, लेकिन ये जाते जाते इस लेंस को हिट कर देगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय L1 विल बी image found by L1 will be object for L2, since that object is not actually formed, क्योंकि वो कन्वर्जिंग रे जो है L2 पे स्ट्राइक करके फिर कन्वर्ज करके इमेज बना देगा, तो that object is actually not formed, so that is called virtual object, right? So for L2 I can say U is infinity and F is 10, right? So I can say U is infinity, F is 10, so 1 by V minus 1 by U is 1 by F. So I can say that F is V or V is F, that is 10. ठीक है,
तो ये आपका 10 पे जाके ऐसे ही क्लियर है, मतलब रे डायग्राम से भी क्लियर है कि F पे है तो जो लेंस से निकलेगा वो पैरेलल रेज निकलेगा ऑफ कोर्स, तभी तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज फॉर्म होगा। अब पैरेलल रेज जब L2 को हिट करेगा तो फोकल पॉइंट पे इमेज फॉर्म कर देगा, पैरेलल रेज L2 को हिट करेगा तो फोकल पॉइंट पे इमेज फॉर्म कर देगा एक तरह से, ठीक है। तो वही 10 बिना इसको ये सब किए भी कर सकते हैं आप, है ना, कि यहाँ से इमेज फॉर्म हुआ, मतलब फोकल पॉइंट पे है और यहाँ से रेज आएगा और पैरेलल रेज जो किसी लेंस को हिट करता है तो फोकल पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म कर देता है। ओके बाय। टाइम भी बहुत हो गया, चलो 3-4 क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। साढ़े 11 बज रहा है अभी, 12 बजे में सो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 2 point charges Q1 and Q2 are fixed with distance, finite distance d between them. It is desired to put a third charge Q3 in between these two charges on the line joining them so that Q3 is in equilibrium. This is possible only if Q3 is positive, Q3 is negative, irrespective of sign of Q3, not possible at all. देखिए भाई समझिए बात को, आपका 2 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो इस पॉइंट P पे Q1 की वजह से फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। सो नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी व्हाट, E1 minus E2. E1 is what, Q1 upon 4 pi epsilon naught, suppose this is say R and this will be D minus R, total is D distance, ठीक है, R square। अब Q2 की वजह से फील्ड किधर है, लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो ये हो गया Q2 upon 4 pi epsilon naught D minus R का whole square। So in this case you will always have a point between them where this field will be 0. In this case you will always have a point between them where the field will be 0. What will be that point? Q1 by R square equals to Q2 by D minus R square. So you can see here that what, under root Q1 by R is under root Q2 by D minus R, and from here we get that point, in fact, D root Q1, R root Q1 and R root Q2. So R is nothing but root Q1 plus root Q2 into D. So this is the point. You will always have a point in between where the field will be 0, and at that point whether you put a positive charge or negative charge, that will be in equilibrium. There is a point where the field is 0, और उस पॉइंट पे आप चाहे जो मर्जी चार्ज पुट कर लो, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, it will not experience a force, so that will be in equilibrium. So a point where the net field due to Q1 and Q2 is 0, at that point if you put any charge irrespective of positive or negative, it will not experience a force. Why? Because field is 0. So it is possible irrespective of the sign of Q3. You will always have a point. I have found the point, see, this is the point, right? And of course this is less than D, right? So you have a point in between them, you have a point in between them. Okay, फेमस क्वेश्चन ऐसे IIT JEE में भी आया है। ये देखो फूरियर सीरीज हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। A periodic function can be formed in Fourier series of the form f(x) equal to, ये सब जानते हैं हम लोग, the function f1 is cos square x, f2 is sin square x, ठीक है, are expanded in their Fourier series if the coefficient of first series are an1 and bn1, मतलब cos square x का जो expansion है वो an1 bn1 है, 1 stand for this function, one first function,
and the coefficient for the second series, this is 2, right? This is 1. तो इसका जो कोएफिशिएंट है an1 और bn1 है, और इसका कोएफिशिएंट जो है an2 और bn2 है, ठीक, यही बोल रहा है ना. देन विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट. अच्छा, n = 2 के लिए बोल रहा है. a21 a21 a22 b21 b22 ये निकालना है ना एक तरह से. a21 a22 b21 b22. b2 वाले तो 0 होंगे यार, ये नहीं, दोनों ही इवन फंक्शन है. तो दोनों ही इवन फंक्शन है तो sin nx तो ऑड फंक्शन है. sin nx तो ऑड फंक्शन है, ठीक है. तो b2 वाले तो 0 होंगे, बिकॉज bn क्या होता है? bn इज नथिंग बट 1/pi minus pi to plus pi and sin square x और cos square x जो भी पुट कर लो, अलग अलग फंक्शन है, and sin nx. So this is odd function, but these are the even functions. So bn will be 0 for both of them. मतलब bn 1 is also 0 and bn2 is also 0 because they are even functions. Even functions होगा तो sin nx is odd function. तो a1 a21 और a21 ये सब तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है. ये भी गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा फिर तो यही आंसर हो जाएगा, है ना. फिर तो आपका आंसर यही हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, बिकॉज बीज वोंट एग्जिस्ट. B's won't exist because they are even functions and this is odd functions, right? Okay, निकाल भी लेते हैं एक बार, है ना. एक बार निकाल भी लेते हैं. चलो a21 निकाल लेते हैं. a21 क्या हो जाएगा? 1/pi 1 मतलब cos square x, और इसे निकालने की जरूरत नहीं है देखो, पर चलो निकाल लेते हैं. -pi to +pi. अब ये इवन फंक्शंस हैं, दे आर इवन फंक्शंस, तो दिस विल बिकम व्हाट? 2/pi cos square x cos 2x 0 to pi. 2 cos square x can be written as what? 2 cos square x can be written as 1 plus cos 2x cos 2x dx. I see 1/pi cos 2x और यहाँ का क्या हो गया? cos square 2x. तो cos square 2x का मिलना है 1 plus cos 4x upon 2 dx. All this can be written as 1/pi. You take the integral sin 2x by 2 plus x by 2 plus 1/8 sin 4x 0 to pi. तो 0 to pi लिमिट पुट करोगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये बच जाएगा. सो इट विल बी 1/2 1/pi into pi by 2 1/2. ये ठीक आ रहा है तुम्हारा, ठीक है. और a22 भी निकाल लोगे इसी तरह से, a22 भी निकाल लोगे. a21 ही हो गया. a22 क्या होगा? a22 इज दिस 1/pi sin square x cos 2x dx. Sorry. -pi to +pi. So we have already found a21, right? So I'm seeing one thing, that a21 plus a22, if I add them, what I get is very interesting thing.
माइनस पाई टू प्लस पाई cos 2x, नहीं, and this is nothing but 1 upon pi 1 by 2 sin 2x, and I put the limit, I get 0. So that means a22 is minus of a21. So if a21 is 1 by 2, a22 is minus of. So this is of course correct. ठीक है, this is of course correct. ठीक, b2 तो ऐसे 0 है तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं था, बट चलो ठीक है. Okay, so we are in the second last question of this whole. अच्छा, factual question. Which of following is correct for NaCl crystal? NaCl is simple cubic crystal with one atom basis. One atom basis तो है ही नहीं, क्योंकि दो है NaCl. ये गलत, one atom basis नहीं है. Simple cubic lattice with two atom है. Simple cubic नहीं है, face centered होता है. It is face centered, very famous. Face centered cubic lattice with two atom basis. ठीक है, इसका गूगल पे पूरा देख भी लेना. ठीक है, structure. Which of following is incorrect? Indistinguishable particle obeys Maxwell-Boltzmann statistics. No. Indistinguishable particle obeys Fermi-Dirac and Bose-Einstein. Maxwell-Boltzmann तो classical statistics है, तो classical system में indistinguishability नहीं होता है. The particles are all distinguishable. The particles are all distinguishable. Maxwell-Boltzmann statistics, classical statistics. Particles can be distinguished. ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल सिस्टम के लिए क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी होता है, तो यही इनकरेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा. ऑल पार्टिकल ऑफ आइडियल बोस ऑक्यूपाई सिंगुलर, ठीक है. ये ऑल इंटीग्रल स्पिन्स ओबे बोस आइंस्टाइन, ठीक है. हाफ इंटीग्रल स्पिन फर्मी डिराक और इंटीग्रल स्पिन बोस आइंस्टाइन. प्रोटोन ओबेस फर्मी डिराक, यस, प्रोटोन का हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है तो फर्मी डिराक हो जाएगा. ए इनकरेक्ट है, ए इज इनकरेक्ट. ठीक है. And in this way, we have completed the whole series of JAM papers. JAM papers पूरा ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, JAM 2005 से लेके JAM 2023 तक. ठीक है. And I'll upload these papers. ठीक है. और कल एक वीडियोज़ बना लेंगे regarding the last minute tips from your teacher for those students who are appearing for exam on Sunday. ठीक है. So till then, thank you very much and prepare well. अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, कल बात करेंगे इस पर. ठीक है. Okay, thank you very much and have a good day.